अरे सब बंद कर दो, साइलेंट कर दो, एक बीच बीच में फिर इरिटेशन होती है, ठीक है ना, इतना कोई जरूरी। भरतपुर शहर में 23 फरवरी को सुबह एक घटना हुई जिसमें एक स्थानीय जिम से बाहर निकलते समय एक व्यक्ति जिसका नाम गजेंद्र उर्फ लाला गुजर है, उस पर अचानक 3 व्यक्ति हमला करते हैं, जिनमें से 2 लोग उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और एक व्यक्ति लाठियों से बुरी तरीके से उससे मारपीट करता है। यह घटना उस जिम के सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर होती है। किन्हीं व्यक्तियों के मोबाइल फोन में भी, जो उस जिम में ही थे, वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस घटना के संबंध में थाना अटलबंद पर एक मुकदमा दर्ज होता है। इस घटना में जो स्पष्ट रूप से 3 व्यक्ति दिख रहे हैं, उनमें एक व्यक्ति की पहचान चंदू उर्फ चंद्रशेखर निवासी अनिरुद्ध नगर भरतपुर के रूप में होती है। एफआईआर दर्ज होती है, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी जाती है। जब इस प्रकरण के विक्टिम गजेंद्र उर्फ लाला से पूछा जाता है तो प्रारंभ में वह इस घटना के पीछे कौन, क्या, इन बातों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता। घटना एक पब्लिक प्लेस में हुई, सार्वजनिक रूप से काफी सारे लोगों के सामने हुई, और जिस प्रकार से हुई, भले ही वो लाला के विरुद्ध यह अपराध था, परंतु इसको जिस प्रकार से किया गया उससे जायज सी बात है आसपास के लोगों में भी एक भय उत्पन्न हुआ। और लाला के द्वारा इसके पीछे का कारण और कौन व्यक्ति संभावित हो सकते हैं ये नहीं बताना, इसने पुलिस के मन में और ज्यादा डाउट रेज किया कि आखिर बात क्या है। लाला भी सेवर पुलिस स्टेशन का हिस्ट्री शीटर है, इसके खिलाफ 14 मुकदमे हैं। तो इस एंगल को भी देखा गया कि क्या इसकी किसी व्यक्ति से या किसी अन्य अपराधी से किसी प्रकार की कोई रंजिश, कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से यह घटना इसके साथ घटी है। इन्वेस्टिगेशन में, इंटेलिजेंस कलेक्शन में यह पता लगा कि एक जमीन है जिसको लेकर के लाला का डिस्प्यूट कुछ अन्य आपराधिक तत्वों से चल रहा है, जिसमें भरतपुर जिले के हार्डकोर अपराधी विनोद पथेना का नाम आया। विनोद पथेना के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि 15 अक्टूबर पिछले साल यह जेल से रिहा हुआ, जमानत पर बाहर आया। आते ही, क्योंकि हार्डकोर अपराधी था, आदतन अपराधी था, कुख्यात अपराधी था, मारने पीटने धमकाने के कई मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज थे, तो इसे इमीडिएटली 110 सीआरपीसी में पाबंद करवाया गया। इसके बावजूद इसने अपनी फिर से आपराधिक गतिविधियां आरंभ करी और जयपुर शहर में एक व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला किया और उससे चौथ वसूली करने का प्रयास किया। इस संबंध में जयपुर में शिप्रापत थाने पर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। यह तब से फरार चल रहा था। इसी दौरान यह भी पता लगा कि भरतपुर शहर के एक स्थानीय व्यवसायी को इसने किसी सोर्स के माध्यम से बुलाया और अपने साथ बिठा करके आमने सामने उस व्यवसायी को पैसे की डिमांड पेश करी और उस डिमांड के साथ धमकी भी दी, मारने पीटने की, नुकसान पहुंचाने की। इतना इसका भय था कि वो व्यवसायी सामने आने से भी डर रहा था। पुलिस को अपने गोपनीय सूत्रों से यह पता चला तो उस व्यवसायी को
के पास पहुंच करके उसे कॉन्फिडेंस दिला करके उससे इसके बारे में जानकारी निकाल करके खुद पुलिस ने उस प्रकरण में एफआईआर दर्ज करी, जिससे हम लीगली इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। इसके खिलाफ राजपासा में एसपी साहब ने इस्तगासा जिला कलेक्टर भरतपुर के यहां भेजा। जिला कलेक्टर भरतपुर ने राजपासा में राज्य सरकार से शक्तियां प्राप्त की और अभी 13 फरवरी को ही विनोद पथैना के खिलाफ राजपासा के तहत निरुद्ध करने का डिटेंशन ऑर्डर जारी हुआ और हमने पूरी तैयारी कर ली थी इसको बहुत जल्द तलाश करके उस राजपासा में इसे निरुद्ध करने की, क्योंकि इसकी लगातार गतिविधियां चल रही थीं, ऐसी सूचनाएं आ रही थीं। बावजूद पूर्व की सारी विधिक कार्रवाई के बावजूद 110 सीआरपीसी में पाबंद होने के इसकी गतिविधियों में रुकावट नहीं हो रही थी। यह जब घटना हुई और इस घटना में विक्टिम लाला की रंजिश विनोद पथैना से पता लगी और विनोद पथैना का इन्वॉल्वमेंट इस घटना में सामने आया, तो विशेष रूप से इसका खुलासा करने के लिए, अपराधियों को पहचान करने के लिए, उनकी लोकेशन ट्रेस आउट करने के लिए, उनकी धरपकड़ के लिए श्री ब्रिजेश उपाध्याय आईपीएस एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर भरतपुर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। इसमें सबसे बड़ी चुनौती थी सबसे पहले उनके बारे में ग्राउंड इंटेलिजेंस डेवलप करना, जिसमें स्थानीय पुलिस, डीएसटी के सदस्यों ने महत्वपूर्ण योगदान अदा किया। ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से जो सूचनाएं हमें आई उसको टेक्निकल माध्यम से कंफर्म किया गया, विकसित किया गया। इसमें एसपी ऑफिस में टेक्निकल सेल के प्रभारी रामवीर एएसआई ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्राउंड इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के मिले जुले प्रयासों से लगातार पीछा करने के बाद यह पता लगा कि यह अपराधी वारदात करने के बाद भरतपुर से मथुरा के रास्ते होते हुए हाथरस की ओर इनकी मूवमेंट है। तो लगातार टीमें सादा कपड़ों में वहां भेजी गई उसको फर्दर डेवलप करने के लिए। फिर से विभिन्न बिंदुओं को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़े तो कल एक लगभग कंफर्म इंफॉर्मेशन आई कि हरियाणा में एक पर्टिकुलर स्थान पर ये चारों वाहन के साथ हो सकते हैं। इस पर बिना समय व्यर्थ किए 2 टीमें रवाना करी। एक टीम एसएचओ अटलबंद की, जिनके यहां पर यह वर्तमान मुकदमा दर्ज था जिम में मारपीट वाला, और दूसरी टीम डीएसटी की, जिससे तत्काल उस सूचना के ऊपर एक्ट करके इनको लोकेट करके और काबू पाया जा सके। वो इंफॉर्मेशन जो डेवलप हुई वो सही निकली। हरियाणा में एक निश्चित स्थान पर जो व्हीकल यहां भरतपुर वाली वारदात में यूज हुआ था, एक काले रंग की स्कॉर्पियो, वो हुलिये से, क्योंकि उसमें आगे पीछे कोई पर्टिकुलर स्टिकर लगा हुआ था, उसकी पहचान हो गई थी सीसीटीवी फुटेज में। वो कंफर्मेशन होने पर तत्काल उस व्हीकल की घेराबंदी की गई और उसमें बैठे हुए चारों लोगों को काबू किया गया। तो उसमें विनोद पथैना, चंदू उर्फ चंद्रशेखर, प्रेमवीर और भीमा, ये 4 लोग उसके अंदर। ये में से 3 लोग, चंदू, प्रेमवीर और भीमा, ये तीनों वही लोग हैं जिन्होंने गजेंद्र उर्फ लाला के साथ 23 तारीख को जिम के बाहर फायरिंग और मारपीट की थी। और इस पूरे घटनाक्रम का सूत्रधार, इसके पीछे जो मेन कॉन्स्पिरेटर, जो मेन दिमाग लगाने वाला, जिसका मेन उद्देश्य था ये मारपीट करने का, वो विनोद पथैना भी हमें मिल गया। इन चारों को इस घटना में आगे की विधिक कार्रवाई करने के लिए एसएचओ अटलबंद और डीएसटी की टीम इनको लेकर के तत्काल वापस भरतपुर के लिए रवाना हुई। क्योंकि ये सभी हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, जघन्य अपराधी हैं, ओपनली फायरिंग करने से भी नहीं चूकते हैं, इसलिए सभी टीम के सदस्यों को हिदायत हुई कि पूरे प्रिकॉशंस के साथ इनको लेकर के आना है और अपने इलाके में
बिना रुके आना है। कहीं किसी भी कारण से कोई भी बहाना हो तो रुकने की आवश्यकता नहीं है, नॉन स्टॉप आना है। उसी प्रकार टीम लगातार चलते हुए देर रात्रि भरतपुर सीमा में प्रवेश किया। कई बार इन अपराधियों ने कभी पानी के बहाने से, कभी खाने के बहाने से, कभी टॉयलेट के बहाने से रुकने का आग्रह किया, लेकिन टीम ने कहा कि नहीं, भरतपुर एरिया में पहले हम एंटर करेंगे। देर रात हो चुकी थी। टीम कुम्हेर क्षेत्र से, तलफरा की साइड से मूवमेंट करते हुए अंदर आ गई थी, अपने बॉर्डर में एंटर कर चुकी थी। बार बार पीछे पड़े तो एक उचित स्थान जहां कोई आबादी वगैरह नहीं थी, वहां उस जगह को सेफ मानते हुए, सारे प्रिकॉशंस लेते हुए पुलिस टीम टॉयलेट के लिए रुकी। सभी अपराधियों को किसी न किसी पुलिसकर्मी ने पकड़ रखा था मजबूती से, क्योंकि इस प्रकार का इनका क्रिमिनल कंडक्ट पहले रहा है। उस रात्रि का समय का फायदा उठाते हुए विनोद ने अपना मजबूत शरीर और कॉन्फिडेंस, आपराधिक कॉन्फिडेंस को दिखाते हुए पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और छुड़ाने का प्रयास किया और धक्का देकर के भागने का प्रयास किया। और इसी दौरान अपने बाकी साथियों को भी ललकारा कि तुम भी पुलिस का वेपन छीनो और भागो। इसमें, उस कमोशन में, उस गुत्थम गुत्था में प्रेमवीर और भीमा, ये दोनों पुलिसकर्मियों से उनका पिस्टल छीनने में सफल हुए और पुलिसकर्मियों पर ही फायर किया। एसएचओ अटलबंद, उनकी टीम, डीएसटी के सदस्य, सभी ने बहुत बहादुरी का परिचय देते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना तत्काल अविलंब जवाबी कार्रवाई की, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए और उन अपराधियों को पकड़ने, पिन डाउन करने के उद्देश्य से पैरों की ओर फायर किए। प्रेमवीर और भीमा के पैरों में गोली लगी, वो वहीं गिरे। तत्काल उन पर काबू पाकर के पहले उनसे वो वेपन वापस लिए गए। सड़क के किनारे खेत थोड़ा नीचे था। विनोद पथैना तत्काल नीचे कूद करके भागने का प्रयास किया। उसकी ओर फायर हुए तो उसके दोनों पैरों में गोली लगी, वो खेत के पास जाकर के गिर गया। तत्काल उस पर काबू किया गया। चंदू उर्फ चंद्रशेखर, जो एक पुलिसकर्मी के साथ गुत्थम गुत्था हो रहा था, पिस्तौल छीनने का प्रयास कर रहा था, उसका प्रयास तो विफल हुआ, परंतु उस छीना झपटी में एक फायर हुआ जो उसी के पैर में जाकर के लग गया। परंतु छोटी चोटों के अलावा किसी पुलिसकर्मी के कोई मेजर इंजरी नहीं हुई और यह टीम एक बार पुनः इन अपराधियों के ऊपर काबू पाने में सफल हुई और तत्काल इन्हें लेकर के उस जगह से भरतपुर अस्पताल के लिए रवाना हुई, जिससे इनका इलाज करवाया जा सके। देर रात्रि इन चारों को घायल अवस्था में भरतपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। विनोद पथैना और चंदू देशवाल, इन दोनों के पैरों में ज़्यादा ब्लड लॉस होने के कारण डॉक्टर्स ने राय दी कि इन्हें हायर सेंटर जयपुर रेफर करना है। कल देर रात ही इन्हें आर्म्ड पुलिस एस्कॉर्ट में जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इनका अभी उपचार चल रहा है। शेष दो आरोपी प्रेमवीर और भीमा पुलिस कस्टडी में अभी भी अस्पताल में ही हैं, उनका इलाज चल रहा है। इन चारों को अभी इलाज के बाद इस प्रकरण में अरेस्ट किया जाएगा। यह जो घटना हुई है, इसके संबंध में एसएचओ अटलबंद द्वारा कुम्हेर थाने पर पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला करने, हथियार छीनने, भागने का प्रयास करने, इस संबंध में एक एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस की जो ये कार्रवाई है, हमारा ये मानना है, इसमें
पुलिसकर्मियों की सूझबूझ, उनकी बहादुरी के साथ साथ माननीय डीजीपी साहब के पिछले कुछ समय में दिए गए कि उस अपना पर्सनल वेपन कैरी करेंगे, यह जो एक एटीट्यूडनल चेंज आया है, जो इसकी वजह से एक ऑफिसर्स में कॉन्फिडेंस आया है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा कि यह टीम बिना डरे तत्काल रूप से प्रभावी कार्रवाई कर पाई। इस प्रकरण में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए एफएसएल ने मौके का निरीक्षण किया है। इलाज के बाद जब हम इन चारों की कस्टडी लेंगे तो इन चारों अपराधियों से, विशेष रूप से विनोद और चंदू देश, बहुत सारे प्रकरणों में बहुत सारी आपराधिक गतिविधियों का खुलासा होने की संभावना है। हम जानना चाहेंगे विशेष रूप से कि इन बदमाशों के क्या छुपने के ठिकाने हैं, क्या इनके वेपन्स के सोर्स हैं, किन किन व्यक्तियों को इन्होंने विक्टिम बनाया है, जो शायद किसी ना किसी कारण से, डर से पुलिस में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करवा पाए। ऐसे कौन अपराधी और असामाजिक तत्व हैं जो इन्हें सपोर्ट करते हैं। ऐसे कौन अपराधी हैं जिनसे इनकी आपराधिक गतिविधियों के कारण रंजिश है, जिसकी वजह से कई बार दो आपराधिक गुटों में ही वारदातें हो जाती हैं। और साथ ही ऐसे कौन सफेद पोश लोग हैं जो ऐसे गुंडों का इस्तेमाल करके अपने प्रतिद्वंदियों को डराने का, धमकाने का भी काम करते हैं। ये सारी बातों पर हम विस्तृत रूप से इनसे पूछताछ और अनुसंधान करेंगे। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के अपराधी अपनी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज और उसके बाद अपनी एक्टिविटीज के सोशल मीडिया आदि पर महिमा मंडन से अपने आप को बहुत बड़ा गैंगस्टर बताने की कोशिश करते हैं। कई बार उन्हें लगता है कि वो कानून से भी ऊपर हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं तब ये बिल्कुल बकरी की तरह ही मिमियाते हैं। कल इन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए पुलिस पर हमला किया, पुलिस का हथियार छीनने का प्रयास किया। दो लोग सफल भी हुए, उन्होंने पुलिस पर फायर भी किया, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई और जब पुलिस की गोली लगी तो पुलिस की गोली लगते ही इन अपराधियों ने पैंट में ही निकल गया। मैं यही कहना चाहूंगा, ऐसे अपराधियों से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मैं जनता से अपील करूंगा, सभी से अपील करूंगा, इनके बारे में कोई भी सूचना आपके पास है, आप निडर होकर के सामने आए, हमें बताएं। यदि आपको गोपनीयता की चिंता है तो पूर्ण कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाएगी, इसका मैं आपको आश्वासन देता हूं। परंतु ऐसे अपराधियों की किसी भी अवैध गतिविधि के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं। पुलिस ऐसे सभी अपराधियों से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है और आपकी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। मैं यह भी बताना चाहूंगा, इस समय राज्य स्तर पर ऐसे अपराधी जो अपनी आपराधिक गतिविधियों का सोशल मीडिया पर महिमा मंडन करते हैं और इसके द्वारा युवाओं को मिसलीड करते हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का एक अभियान राज्य स्तर पर चल रहा है। भरतपुर रेंज में भी इस अभियान को ऑपरेशन गार्जियन के नाम से चलाया जा रहा है। बहुत सारे लोग, गुड समैरिटन्स, मीडिया के बंधु, कई लोग इस अभियान से जुड़े हैं
और हम कई युवाओं को इस प्रकार के अपराधियों के इन्फ्लुएंस से बचाने में सफल हुए हैं। मैं एक बार आपके माध्यम से पुनः यह कहना चाहूंगा कि ऐसे अपराधी किसी के लिए आदर्श नहीं हो सकते। जो खुद अपराध कर रहे हैं वो केवल अपराध करने की ही शिक्षा दे सकते हैं। ऐसे लोगों को, जो अवैध फायर आर्म्स का उपयोग कर रहे हैं, चोरी की गाड़ियां लेकर के घूम रहे हैं, ये तमक झमक जो है, ये जेल जाने का गारंटी का रास्ता है। इस रास्ते को युवाओं को नहीं चुनना है। मैं सभी अभिभावकों से भी कहना चाहूंगा, आपके घर में, आपके परिवार में जो भी युवा हैं, उनसे लगातार संपर्क में रहें, उनसे लगातार संवाद बनाए रखें, उनकी काउंसलिंग करें और उन्हें ऐसे व्यक्तियों से दूर रहने की सलाह दें। यदि वह ऐसे व्यक्तियों के प्रति आकर्षित होते हैं तो उन्हें हतोत्साहित करें। ऐसे लोगों का कानून द्वारा जो सख्त कार्रवाई करते हुए जो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होती है, यह सामने ला करके युवाओं को भी हमें जागृत करना है कि हमें ऐसी गतिविधियों से, ऐसे व्यक्तियों से परहेज करना है। मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। विनोद पथेना भरतपुर पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची में नंबर 1 पर था। यह कार्रवाई के बाद कार्रवाई खत्म नहीं हुई, यह कार्रवाई लगातार जारी रही। जो भी अपराधी है, और ये अपराधी भी जो अभी पकड़े गए हैं, इन सब का पूरा नेटवर्क हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। क्योंकि जब तक इनके बीज समाज में पड़े रहेंगे, ये लोगों को चैन से नहीं बैठने देंगे। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब तक हम इनका नेटवर्क खत्म नहीं कर देते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। जो भी व्यक्ति ऐसे अपराधियों को सपोर्ट करता है, उनको भी ऐसे अपराधियों को सपोर्ट करने के कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इन अपराधियों के द्वारा ऐसे अपराधों में विशेष रूप से जो अवैध फायर आर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, इस पर भी लगातार अभियान जारी रहेगा। मैं बताना चाहूंगा, गत वर्ष भी पूरे राज्य में भरतपुर और धौलपुर, इन दोनों जिलों में अवैध फायर आर्म्स के खिलाफ सर्वाधिक कार्रवाई की गई थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, इंटेलिजेंस, क्रिमिनल इंटेलिजेंस को और मजबूत करते हुए अवैध हथियारों के प्रचलन को रोका जाएगा। और इस संपूर्ण कार्रवाई में मुझे विश्वास है कि मुझे, मेरी टीम को, भरतपुर पुलिस को, पूरे समाज का, आप सभी का सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। किस जगह से पकड़ा गया? एग्जैक्ट स्थान तो मैं इस समय नहीं बताना चाहूंगा। ऑपरेशनल डिटेल्स है, क्योंकि हमें उसके आधार पर कुछ आगे और डेवलप करना। बताया जा रहा है पकड़ा गया था शाम के समय लग। कितने बजे? मैं आपको कह रहा हूं, मैं कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स नहीं बताना चाहूंगा। ये हथियार छीनने की घटना कितने बजे हुई? ये देर रात्रि 12:05 के आसपास ये लोग उतरे, उसके बाद भी है 12 बजे के बाद। इसमें यूपी की एसटीएफ टीम का कितना सहयोग रहा है? ये जानकारी आ रही है कि ये यहाँ से महावन गए थे, महावन से ये नजफगढ़ गए थे, तो नजफगढ़ से इनको गिरफ्तार किया है। देखिए, जिस दिन 23 तारीख को यहाँ वारदात हुई, उसके तत्काल बाद यूपी के मथुरा जिला और आगरा जिला, जो 2 बॉर्डर के जिले हैं, जहां इनकी मूवमेंट पहले भी संभावित रही है, उनके अधिकारियों से तत्काल संपर्क किया गया। जो इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस, गाड़ियों की फोटोज इत्यादि, सस्पेक्ट्स की फोटोज हमारे साथ थी, वो सभी इनसे शेयर की गई। उनके साथ हम लगातार संपर्क में थे। इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के अंदर यह सूचना विकसित करने में
एग्जैक्टली इसमें उनका डायरेक्ट योगदान नहीं है, यह इस टीम के द्वारा ही विकसित किया गया है। परंतु घटना के तुरंत बाद जो नाकाबंदी और ढूंढने की कार्रवाई थी, और उसके पहले भी जब हम विनोद पथैना और इसकी गैंग के सदस्यों को ढूंढ रहे थे, तो यह बात सही है कि हम यूपी पुलिस के लगातार संपर्क में थे और हम क्रिमिनल इंटेलिजेंस एक्सचेंज कर रहे हैं। सर ये बताया जा रहा है कि नजफगढ़ में इसकी पत्नी थी, वहां से इसको गिरफ्तार किया है। कोई ब्यूटी पार्लर में वो काम करती थी, वहां पे प्रोसेस से पता लगा है, पूछताछ के बाद फिर वहां पर पुलिस पहुंची। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कुछ चीजें जो अभी इन्वेस्टिगेशन में फर्दर डेवलप होनी है और जिनके आधार पर आगे ऑपरेशंस होने हैं, उन डिटेल्स का मैं खुलासा नहीं करना चाहूंगा। आप भी नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे क्रिमिनल को और क्रिमिनल के नेटवर्क को ही फायदा मिलेगा। सर, आपने कहा कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेंगी, तो इस तरह के कितने क्रिमिनल्स हैं जो पुलिस राडार पे है? कोई लिस्टिंग या कुछ इस तरह की पहचान? देखिए, अभी आपको बताना चाहूंगा कि हर स्तर पर क्रिमिनल्स की लिस्टिंग है। राजस्थान में एक टॉप 10 स्कीम के निर्देश जारी हुए, जिसमें प्रत्येक स्तर पर, थाना स्तर के टॉप 10, वृत्त स्तर पर वृत्त स्तर के टॉप 10, जिला स्तर पर जिला स्तर के टॉप 10, रेंज स्तर पर टॉप 10 और राज्य स्तर पर टॉप 25, इस प्रकार से उनकी आपराधिक रैंकिंग के हिसाब से अपराधी चिन्हित हैं। इनमें से कई अपराधी इनामी अपराधी हैं। इसके साथ साथ हमारी अपनी एक राजस्थान पुलिस के स्टैंडिंग ऑर्डर, जिसमें एक एसओपी निर्धारित है, उसके अनुसार हार्डकोर अपराधियों का चिन्हीकरण भी किया गया है। हार्डकोर अपराधी वे अपराधी हैं जो ना केवल पेशेवर रूप से अपराध कर रहे हैं, अपराध के आधार पर ही अपनी आजीविका चला रहे हैं, बल्कि वो ऐसे अपराधी भी हैं जो एक नेटवर्क के रूप में अपने गुर्गे पालते हैं और जिनके वापस समाज में मुख्य धारा में लौटने की संभावना नगण्य है। उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी है। तो हार्डकोर स्कीम में भी हमारे चिन्हित अपराधी हैं और उसी लिस्ट में विनोद पथैना नंबर 1 की पायदान पर था। सर, आपने एक बहुत बड़ी बात कही, सफेद पोश भी कुछ शामिल है जो इनको संरक्षण देते हैं। सर, इनके बारे में क्या मतलब ऐसा कुछ आया सामने? मैंने आपको बताया, अभी तो हमने इनसे इंटरोगेशन ही नहीं किया है। अभी तो ये जहर इलाज है। इलाज के बाद इन्हें फॉर्मली इस केस में अरेस्ट किया जाएगा और फिर इनसे पूछताछ की जाएगी। मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये सब हमारे मन में भी प्रश्न हैं जो हम इनसे पूछताछ के दौरान खुलासा करेंगे। फिर कुछ भी सामने आएंगे। सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मेरी पूरी टीम कोशिश करेगी कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जो ऐसे अपराधियों का दुरुपयोग करते हैं, अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों को अपने निजी स्वार्थ के लिए यूज करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। आईजी साहब, जिन लोगों ने काम किया वो पूरी टीम, चाहे डीएसटी की हो, चाहे थाने की हो, 2 आदमी जो थे या जो और भी ज्यादा लोग हो सकते हैं, इनका साइटेशन, इनको प्रमोट, इनका एक तरीके से एक्सप्रेशन जो आप उसके लिए क्या कहना चाहिए? जो ये पूरा ऑपरेशन रहा, इनको ट्रेस आउट करने का, इनको लोकेट करने का, इनको लेकर के आने का, और यदि सूझबूझ नहीं दिखाई जाती तो हो सकता है ये एक बार दोबारा हमारे हाथ से निकल जाते और हो सकता है किसी पुलिसकर्मी या किसी प्राइवेट सिटीजन को भी नुकसान पहुंचा सकते थे। इसमें जिस टीम ने महत्वपूर्ण काम किया, कुछ के नाम मैंने आपको बताए भी हैं, इन सभी को विशेष रूप से पुरस्कृत करने के लिए, जिसमें विशेष पदोन्नति भी शामिल है, डीजीपी डिस्क भी शामिल है, कैश रिवॉर्ड्स भी शामिल हैं, सभी के रोल के अनुसार उनके साइटेशन डीजीपी साहब को भेजे जाएंगे। और सीनियर ऑफिसर्स ने हमें आश्वस्त भी किया है कि इस टीम ने जो बेहतरीन काम किया है उन्हें उचित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। सर, एक सवाल और, भरतपुर में पहले गैंगवार हुई कृपाल जगीना, कुलदीप जगीना के बीच में, मामला जमीन का था। अब ये मामला है जमीन का है, लेकिन जितनी भी रेवेन्यू की जमीनें हैं, जो चाहे नगर निगम क्षेत्र में हो, यूआईटी क्षेत्र में हो, तारीख सभी हो, उन पे जो कलेक्टर के द्वारा 147 वाली जो कार्रवाई पुलिस भी करती है, जो विवादित जमीन है उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? ऐसी सरकार ने भी तो आदेश दिया। देखिए, हमारे पास जो लैंड के डिस्प्यूट्स हैं वो 2 रूप में सामने आते हैं। या तो जब उनको लेकर के कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तब एफआईआर दर्ज होती है, वो एफआईआर मारपीट की होती है।
और जब उसकी तह में जाते हैं तो मारपीट का कारण जमीन का झगड़ा पता लगता है। दूसरी चीज है कि यदि उसको लेकर के कोई सिविल कोर्ट या रेवेन्यू कोर्ट में कोई लिटिगेशन चल रहा है तो पहचाना जा सकता है कि इसको लेकर के कोई डिस्प्यूट है। मैं यहां यही कह सकता हूं कि इसमें केवल पुलिस ही नहीं, सिस्टम के सभी विंग्स को इंटेलिजेंस शेयरिंग की आवश्यकता है। कई बार ऐसे कई डिस्प्यूट्स हैं जो अदर एजेंसीज या प्राइवेट सिटीजन्स या नॉन गवर्नमेंट ग्रुप्स की जानकारी में होते हैं, हमारे पास पहुंचते पहुंचते कोई घटना हो चुकी होती है। ऐसे जो भी डिस्प्यूट्स हैं, यदि वो समय पर संज्ञान में आ जाएंगे तभी उसके अंदर जो आप 145 सीआरपीसी की कार्रवाई बता रहे हैं वो की जा सकेगी। 145 सीआरपीसी की कार्रवाई डिस्प्यूट से संबंधित है। डिस्प्यूट का सामने आना जरूरी है जिससे वो कार्रवाई की जा सके। तो आने वाले समय में मैं समझता हूं बेटर कोऑर्डिनेशन रेवेन्यू एजेंसीज के साथ रहेगा तो और ऐसे प्रकरणों में समय रहते कार्रवाई की जा सकती है। सर, इस वाली घटना में पुलिस ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई की है। 3 दिन के अंदर ही जो मुख्य आरोपी उनको पकड़ करके यहाँ ले आए हैं। सर, मेवात वाले जो घटनाक्रम है उसमें क्या वजह है, क्या क्या चुनौतियां पुलिस को सामने आ रही हैं जिसकी वजह से पहचान होने के बावजूद तो अपराधी पकड़ में नहीं आए? जो यह घटना है, इस घटना में आपको ये अप्रिशिएट करना होगा कि विनोद पथैना कोई नया क्रिमिनल नहीं है, चंदू देशवाल कोई नया क्रिमिनल नहीं है, भरतपुर जिले के ही रहने वाले हैं, वारदातें पहले भी की हैं, इनके क्रिमिनल डोजियर हमारे पास हैं, कुछ जानकारियां हमारे पास पहले से हम विकसित कर रहे थे। यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस था। इस दौरान इन्होंने एक नया अपराध कर लिया। जब भी कोई नया अपराध करते हैं तो कोई ना कोई नया क्लू भी मिलता है और उस नए क्लू को उस समय तक जो इंटेलिजेंस हम डेवलप कर चुके हैं उसके साथ जोड़ करके कई बार इमीडिएटली एक दिशा मिलती है और उसमें सफलता मिल सकती है। आप मेवात की गोपालगढ़ थाने की जो हाल ही में एक घटना हुई जिसमें यहाँ के 2 स्थानीय व्यक्तियों का अपहरण हुआ और फिर बाद में उनकी डेड बॉडीज लोहारू में मिली, इसमें सबसे बड़ा अंश इसमें अलग जगह पर जो एविडेंसेस थे उनको कलेक्ट करके पहले सही आरोपियों की पहचान और उनके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा करना था। इस कार्य में हमें हमारे प्रयासों को सफलता मिली और हम रिंकू सैनी को गिरफ्तार भी कर पाए जो हरियाणा का रहने वाला है और उन 8 व्यक्तियों की पहचान हो स्पष्ट रूप से स्थापित करी विद एविडेंसेस जो अपहरण और मारपीट में शामिल थे। यह 8 अपराधी हरियाणा के रहने वाले हैं। जो अपराधी हमारी स्टेट के नहीं हैं उनके लिए हमारी टीमें तो उस क्षेत्र में काम कर रही हैं परंतु उन क्षेत्रों में हमारी ग्राउंड इंटेलिजेंस लिमिटेड है, तो इसलिए उन क्षेत्रों के अपराधियों को पकड़ने में थोड़ा समय लग सकता है परंतु निश्चित रूप से जो भी अपराधी हैं वो बहुत ही जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। सर, एक सवाल मेरा है सर, ये जो हार्डकोर बदमाश थे अपराध करके भाग जाते हैं, हरियाणा का जो बॉर्डर है अपना यूपी का बॉर्डर है, वहां सर सख्ती थोड़ी टाइट होनी चाहिए ना, जिस तरह से निकल जाते हैं आसानी के साथ और अपन को हरियाणा से लाना पड़ता है, यूपी से लाना पड़ता है। देखिए, बॉर्डर के क्षेत्रों में यह परमानेंट है। उनके अपराधी कई बार अपराध करके हो सकता है राजस्थान की सीमा में प्रवेश करते हैं, यहाँ के अपराधी अपराध करके यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते हैं। हमारी नियमित रूप से बॉर्डर ऑफिसर्स के साथ मीटिंग होती है। हमारा बॉर्डर अच्छा है। इस प्रकार के फास्ट क्राइम में मैं मानता हूं रिस्पांस टाइम एक बड़ा की एलिमेंट है। रिस्पांस टाइम को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, नाकाबंदी वगैरह जब इस प्रकार की वारदात हो तुरंत कैसे लगाई जा सकती है, इन बिंदुओं पर और विचार करेंगे। समय के साथ साथ क्योंकि रोड का नेटवर्क इंप्रूव हो गया है, बेटर और फास्टर व्हीकल्स आ गए हैं, तो यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें जैसे जैसे इस प्रकार का सिस्टम इवॉल्व होता है पुलिस भी अपने नेटवर्क को इवॉल्व करती है और अपने आप को और सुदृढ़
बनाती है। सर इस मामले में ये जो विनोद पथेना है, चंदू है, प्रेम सिंह और बीमा के खिलाफ कितने कुल मुकदमे दर्ज हैं, इसका कोई डाटा अभी तक एकत्रित? विनोद पथेना के खिलाफ 21 प्रकरण दर्ज हैं। चंदू के खिलाफ और अन्य लोगों के खिलाफ आपको आपराधिक रिकॉर्ड अलग से दे दिया जाएगा। 3 है, 3 मुकदमे। संधू के 3 है। 3 मुकदमे। हाँ, विनोद पथेना पर 25,000 रुपए का इनाम डीजी साहब के द्वारा घोषित। अभी तो जैर इलाज है, इसलिए अभी तो नहीं करा पाएंगे, परंतु रिकॉर्ड में जो हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं वो आपको अवेलेबल करा देंगे। अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। थोड़ा और डिटेल जाने के बाद ही मैं कुछ कमेंट करना चाहूंगा। सर, पुलिस कार्रवाई का आम जनता बहुत स्वागत कर रही है और इस तरह से 2 दिन पहले पुलिस के प्रति जो रोष था लोगों में, वो काफी रोष दिखाई दिया मीडिया के माध्यम से लोगों से। लेकिन आज जो कार्रवाई हुई है उसके बाद काफी लोग खुश भी हैं। तो आम जनता के लिए एक मैसेज क्या पुलिस देना चाहिए? मैं एक बार पुनः उस बात को दोहराना चाहूंगा, ऐसे अपराधियों से ना तो डरने की आवश्यकता है, ना इनकी किसी भी प्रकार की अवैध डिमांड की पूर्ति करने की आवश्यकता है। राजस्थान पुलिस आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है, समर्पित है। किसी भी प्रकार का अपराधी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप निडर होकर के पुलिस को अपना मित्र समझ करके सामने आए, ऐसे अपराधियों के बारे में जानकारी साझा करें। आपको गोपनीयता की चिंता है तो पूर्ण गोपनीयता बरती जाएगी। अगर आपको लगता है कि सीनियर ऑफिसर से मिलना है तो एसपी, आईजी सबके द्वार 24 घंटे आपके लिए खुले हैं। सर एक बात है सर, मेवात क्षेत्र में गौ तस्कर और गौरक्षक दोनों ही एक बड़ी चुनौती बढ़ गई, क्योंकि दोनों ही इनलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। वो तो गौ करते हैं और वो उनको रोकने के लिए इनलीगल वेपन्स का इस्तेमाल करके पीछे कर रहे हैं। सर इन दोनों एक्टिविटीज, गौ तस्करी को रोकने के लिए या इन सारी चीजों को लेकर सर कोई विशेष कदम? ऑलरेडी दोनों चीजों के लिए पुलिस मुस्तैद है। आप मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं, परंतु गत वर्ष ही लगभग 100 से ज्यादा प्रकरण गौ तस्करी के खिलाफ पुलिस ने ही दर्ज किए हैं। और ऐसी गतिविधि को हम सख्त रूप से डिस्करेज करते हैं जिसमें कोई निजी व्यक्ति अपने स्तर पर इस चीज को रोकने का प्रयास करे। जैसा मैंने कहा, सूचना देना, आसूचना शेयर करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। किसी भी अपराध के बारे में सूचना आप हमें दीजिए, कार्रवाई हम करेंगे। लेकिन किसी भी अन्य व्यक्ति को, और विशेष रूप से अवैध हथियार यूज करके वो ऐसा कोई काम करे, उसे हम पूर्ण रूप से हतोत्साहित करते हैं और हम इस चीज के लिए पूरी तरह अलर्ट हैं, सेंसिटिव हैं। ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय। मैं आपको बताऊँ, अपने यहाँ भरतपुर में कोई गोरक्षक नाम की इस प्रकार कोई आज तक कोई जानकारी में नहीं आया। इस इश्यू पर तो निश्चिंत रहे आप। वो तस्करी है, उस पर भी काफी हद तक अपने नियंत्रण कर लिया। कितना जी? देखिए, पुलिस ने टोटल 18 राउंड्स फायर किए हैं। अक्यूज ने 4 राउंड्स फायर किए हैं। और जो वेपन्स हैं उनका एफएसएल एग्जामिनेशन होगा, फाइनल डिटेल्स उसके बाद ही निकल। ये जो अक्यूजेस को गोली लगी है, सबके पैरों में गोली लगी है, तो कोई स्पेसिफिक ऑफिसर जिनका निशाना इतना अच्छा था कि सबके पैरों में गोली लगी? बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं। ये सारे डीएसटी वाले ऑफिसर सब साफ सुथरे हैं। और जितने हमारे डीएसटी के पुलिसकर्मी यहाँ पीछे खड़े हैं, ये अपनी बहादुरी और अपनी जाबाजी और अपने इस हौसले के लिए आप सभी मेरे से ज्यादा इनको अच्छी तरह जानते हैं। इनकी तारीफ मैं क्या करूं, आप लोग खुद इनके जज्बे को सलाम करते हैं। सर एक चीज देखने को मिलती है भरतपुर में, डीएसटी की जब आप बात कर रहे हैं तो कई बार फायरिंग होती है, कई बार किसी चीज की बात आती है, तो डीएसटी कार्रवाई नहीं कर पाती है पूरी तरीके से। वो किस
गया है, जिस तरह की दोनों ही पक्षों की दोनों बात रखी गई है, उसको लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है कि यहाँ पर इस घटना को लेकर के कई व्यक्तियों ने, संस्थाओं ने रोष किया है। घटना जघन्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। घटना के प्रति रोष होना स्वाभाविक है, परंतु इस घटना को लेकर के किसी ऐसी प्रकार की एक्टिविटी या किसी ऐसी प्रकार की भाषा का उपयोग करना जिसकी वजह से सौहार्द प्रभावित हो, उसके प्रति हम अलर्ट हैं। और यदि हमें ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति इस अवसर का दुरुपयोग करके ऐसी किसी गतिविधि को बढ़ावा दे रहा है, तो उसके खिलाफ हम प्रिवेंटिव एक्शन भी लेंगे। मैं इसमें आपको यह भी बताना चाहूँगा कि राजस्थान पुलिस, भरतपुर पुलिस इस केस के निष्पक्ष और एक्सपीडिशियस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ही आगे बढ़ रही है। इस केस में जो एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है, जो हमारे अब तक के प्रयासों को और आगे ले जाएगा और मजबूती देगा, जब नासिर और जुनैद यहाँ से लापता हुए अपने वाहन के साथ और बाद में उनका वाहन जली हुई अवस्था में लोहारू में मिला, तो वाहन की मैचिंग तो चेसिस नंबर के आधार पर हो गई, परंतु क्योंकि दो व्यक्तियों के शव पूर्णतया जल चुके थे तो उनकी पहचान किया जाना संभव नहीं था। और कई लोगों ने यह प्रश्न उठाया कि यह कैसे कहा जा सकता है कि ये उन्हीं व्यक्तियों के शव हैं। हमने इस चीज़ को हम भी मानते हैं और इसीलिए वहीं पर मौके से एफएसएल के द्वारा सैंपल्स कलेक्ट किए गए बोन्स के, जिससे उनका डीएनए परीक्षण कराया जा सके। अनुसंधान के दौरान हमें उस स्कॉर्पियो व्हीकल की पहचान हुई जिस स्कॉर्पियो व्हीकल में इन दोनों के साथ मारपीट करके इन्हें यहाँ से ले जाया गया था। वो स्कॉर्पियो हमने सफलतापूर्वक जींद में एक गौशाला से रिकवर करी और फिर से पूर्ण रूप से साइंटिफिक तरीके से एफएसएल को वहीं भेजकर हरियाणा पुलिस परिसर में उस वाहन को वहीं खड़ा करके वहीं उसमें से सैंपल्स रिकवर किए गए, क्योंकि उस वाहन में पीछे की सीट्स पर काफी सारा खून वगैरह लगा हुआ। जो दोनों व्यक्ति नासिर और जुनैद लापता थे, उनके परिजनों के सैंपल्स लिए गए, जिससे कि यह स्कॉर्पियो वाहन और वे हड्डियां जो जली हुई बोलेरो से बरामद हुई हैं, इनसे मिलान करा करके देखा जा सके। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी डीएनए रिपोर्ट एफएसएल से प्राप्त हो चुकी है और साइंटिफिक तरीके से डीएनए प्रोफाइलिंग के माध्यम से यह कंफर्म हो गया है कि वो दोनों व्यक्ति जिनको बोलेरो में वहाँ जलाया गया, वे नासिर और जुनैद ही हैं। जो खून उस स्कॉर्पियो में मिला, जो हमने जींद के गौशाला से बरामद करी, उसमें जो खून है वो नासिर और जुनैद का ही है। यह डीएनए की रिपोर्ट से, एफएसएल की रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो चुका है। तो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जो वाहन यूज हुआ, जिन व्यक्तियों ने इस वाहन को चलाया, लेकर के यहां आए और इनको यहां से लेकर के गए, जिन 8 व्यक्तियों के नाम और पहचान हम पहले ही उजागर कर चुके हैं, उसके क्रम में ये एक और बहुत पुख्ता कंफर्मेटरी एविडेंस है कि यह केवल अपहरण मारपीट ही नहीं, मिसिंग पर्सन नहीं, अब कंफर्मेटरी मर्डर और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, साक्ष्य को मिटाने का अपराध भी स्पष्ट रूप से अब प्रमाणित हो चुका है। हमारी टीमें अभी भी हरियाणा में डेरा डाले हुए हैं और हरियाणा पुलिस के साथ उनके क्लोज कोऑर्डिनेशन में इन अपराधियों की सरगर्मी से तलाश कर रही हैं। थैंक यू सर। भरतपुर में शूटिंग में 5 लोगों का चोरी हुआ, इसमें भी रिकवरी नहीं हो पाई, इसकी क्या वजह है? आप तो स्टैटिस्टिक्स के साथ कभी अलग से आइए।
उसमें भी बता दूं मैं आपको, राजस्थान में अपना प्रतिशत अच्छा बरामदगी का और चोरी का प्रतिशत भी अपन कम है चोरियां। सर के पड़ोस में चोरी हुई थी, उसमें रिकवरी तो अब आप एक मैट्रिक की बात कर रहे हो, हम पूरे जिले की बात कर रहे हैं। आपको एक और चीज बता दूं, सर के पड़ोस में चोरी हुई तो बड़ी बेतुकी सी खबर है। ये पड़ोस में सर के पड़ोस में नहीं, सर के घर में भी चोरी हो सकती है। सर ऐसे हाँ। सर के घर में भी शायद चोरियां हो रही थी, तो पिछले कुछ दिनों मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, चेक किए गए। मैं आपको यही कहना क्या चाह क्या रहा चेंज हूँ, किए, मैं आपको यही कहना चाह रहा क्या हूँ, किए हैं? टिफिन मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि इस चीज को पुलिस की एफिशिएंसी से अगर आप जोड़ करके देखते हैं तो ये सोच का फर्क। जब हम ये कहें कि पुलिस पे हमला कर दिया साहब, ये तो पुलिस की कमजोरी है, पुलिस की कमजोरी नहीं है, अपराधी की दिलेरी है, हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया। आप सारी बीमारियों को क्या आप रोक लेते हैं? कुछ बीमारियों की वैक्सीन है और कुछ बीमारी की तो दवाई लेनी पड़ेगी। सर पुलिस में इतनी हिम्मत हो रही है कि वो पुलिस के घर में घुस करके वारदात कर पा रहे हैं, तो ये अपने आप में चैलेंजिंग नहीं है पुलिस के लिए? हाँ है ना चैलेंज, और हम उस चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। फिर आप अगर ये कह रहे हैं कि ये बेतुकी चीज है, तो नो नो ये नो, पुलिस के नजरिए पे भी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, अपराधी में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो गलत प्रोफेशन में है। अपराधी अपराध कर ही इसीलिए रहा है क्योंकि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, और हम जो कार्रवाई कर रहे हैं वो केवल उस अपराध को पकड़ने की नहीं, उस कॉन्फिडेंस को तोड़ने की भी कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि खाली वो कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, अपराधी का अपराध करने का कॉन्फिडेंस जिस दिन टूटेगा, और वो कॉन्फिडेंस पुलिस को कटघरे में खड़े करने से नहीं टूटेगा, पुलिस को मजबूत करने से टूटेगा। मैं उस चीज के आप पर क्वेश्चन कर रहा हूं। We are also the part of the system to improve the system, not to rule the Correct, system. correct. और हम भी सिस्टम का हिस्सा हैं। Correct. और हमारा इसीलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जब पुलिस के अचीवमेंट होते हैं तो जितनी सरगर्मी से आप उस अपराध को छापते हैं, सफलता को सर बहुत अच्छी कार्रवाई है, बहुत अच्छी आप लोग एक पैर ते खड़ो रहे हूँ यार, एक पैर ते खड़ो रहना। अरे तू क्यों नंगा हो रहा है वर्दी खोल के?